आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। मुल्क भर में आई लव मोहम्मद बैनर लगाने पर उत्तर प्रदेश में नौजवानों पर हुई एफआईआर के खिलाफ फूट रहे एहतजाज। एफआईआर का दोबारा जायजा लेने और उन्हें वापस लेने का किया जा रहा मुतालबा। हिंदुस्तान के कई शहरों में एहतजाज फूट पड़े हैं, जहां लोग ईद मिलादुन नबी के मौके पर आई लव मोहम्मद के बैनर लगाने वालों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। ये एफआईआर खासतौर पर कानपुर और कुछ दूसरे शहरों में दर्ज की गई, जहां 9 लोगों के नाम लिए गए, वहीं अभी 15 लोगों को नामजद नहीं किया गया। पुलिस का ये कहना है कि ये एफआईआर किसी के जज्बात या फिर अकीदत के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसलिए दर्ज की गई हैं कि ये बैनर्स बारे वफात के जुलूस के दौरान लगाए गए और इनसे कम्युनल हार्मनी को नुकसान पहुंचने का खतरा था। इस सिलसिले में एक अहम नाम मौलाना सलमान मुफ्ती का भी सामने आया है, जो कि पिछले साल एक अलग केस में गिरफ्तार हुए थे। उन्होंने इस बार भी एहतजाज में हिस्सा लेते हुए सब लोगों के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम 99 मुबारक नाम आई लव कहकर पढ़े और कहा कि अगर चाहो तो उन पर भी 99 एफआईआर दर्ज कर लो। उनका यह कहना था कि अकीदत का इजहार जुर्म नहीं होना चाहिए। वहीं मुंबई में मर्जिया शानू पठान की जानिब से भी पुरअमन एहतजाज का इंतजाम किया गया, जहां लोगों ने इंसानी जंजीर बनाई और बैठक यानी सिट इन के जरिए अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया। उनके पास प्लेकार्ड्स थे जिन पर लिखा हुआ था, हमारे पास अपने अकीदा एक्सप्रेस करने का कॉन्स्टिट्यूशनल हक है। इसके अलावा बरेली, कौशाम्बी, उन्नाव, महाराजगंज, काशीपुर, हैदराबाद और लखनऊ में भी लोग सड़कों पर निकल आए। लखनऊ के शारदा नगर में हजारों लोगों ने जुलूस निकाला और उत्तर प्रदेश विधान भवन के बाहर ही मुसलमान खवातीन ने आई लव मोहम्मद के प्लेकार्ड्स उठाकर एहतजाज किया। ज्यादातर एहतजाज पुरअमन रहे, मगर कुछ जगहों पर पुलिस के साथ हल्के फुल्के झगड़े भी देखने को मिले, जिन्होंने इसमें शदीद टेंशन पैदा कर दी। ये एहतजाज एक बड़े सवाल को सामने ले आया, क्या अकीदत का इजहार भी अब जुर्म बन गया है? लोगों का इस हवाले से यही कहना है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई पुरअमन तरीके से अपनी मोहब्बत का इजहार करे तो उसे एफआईआर के जरिए डराना या फिर धमकाना गलत है। हुकूमत का ये कहना है कि हालात पर नजर रखी जा रही है और पब्लिक ऑर्डर को बरकरार रखते हुए अवाम के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का भी ख्याल रखा जा रहा है, मगर एहतजाज करने वालों का मुतालबा है कि इन एफआईआर को दोबारा से जायजा लिया जाए और जिन पर भी ये सिर्फ अकीदत का इजहार करने का इल्जाम है, उन पर से मुकदमात को वापस ले लिया जाए। जो आज हम पर सवाल उठा रहे हैं, वही पीडीपी बीजेपी हुकूमत में वजीर थे और उन्होंने कुछ नहीं किया। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से बीजेपी को हरफ तनकीद बनाते हुए कहा गया कि वो रियासत दे दें, फिर देखें क्या होता है। जम्मू और कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से कहा गया कि चुनी हुई हुकूमत को कई सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोगों के हकूक के लिए अपनी लिमिटेड पावर्स के साथ ही कोशिश जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि हम इस्तीफा दे दें, मगर हम भागने वाले नहीं हैं। हम शहर कश्मीर के कारकुन हैं, हम अवाम के लिए लड़ते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर में 2 सरकारें चल रही हैं, एक जो अवाम ने चुनी है और दूसरी जो उन पर मुसल्लत की गई है। उन्होंने ऑपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बना रही हैं, जबकि वो खुद बीजेपी पीडीपी हुकूमत का हिस्सा रह चुके हैं। सुरेंद्र चौधरी की जानिब से मीडिया से बातचीत करते हुए कहा गया कि वो शख्स जो आज हमें यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को हमेशा से निशाना बनाता आ रहा है और उसे हमेशा से दोष देता रहा है, वो खुद बीजेपी पीडीपी अलायंस में मिनिस्टर रहा था, लेकिन उस वक्त अवाम के लिए उसने कुछ नहीं किया। आज जब वो खुद कुछ नहीं कर सका तो दूसरों पर इल्जाम लगाता है, ये खुला ताज़ात है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को अगर आज़ादी से काम करने दिया जाए तो वो जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह पर ले जाएंगे। उनकी जानिब से कहा गया कि हमें आज़ाद हाथ दे दें, फिर देखें हम इस इलाके को किस तरह आगे लेकर जाते हैं, हम अपना हर वादा पूरा करेंगे। सुरेंद्र चौधरी की जानिब से वादा किया गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के तमाम वादे पूरे किए जाएंगे। उन्होंने बयान में कहा कि हमें 5 साल का मैंडेट मिला है, 10 महीने का नहीं। अभी तो हम जद्दोजहद में लगे हुए हैं, 5 साल बाद पूछना कि कौन से वादे पूरे किए और कौन से नहीं। उन्होंने मीडिया को जवाब दिया है। साथ ही रियासत के दर्जे और आर्टिकल 35A की बहाली के मुतल्लिक जब सवाल किया गया तो नायब वज़ीर आला की जानिब से कहा गया कि यह मसला कैबिनेट मीटिंग में आज सुबह ही डिस्कस किया गया। उनकी जानिब से कहा गया कि एलजी साहब को तो बिजनेस रूल्स तक याद नहीं रहते, आपके सवालात बिल्कुल जायज हैं, मगर हालात भी समझना जरूरी है। सुरेंद्र चौधरी की जानिब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी अपील की गई कि जम्मू और कश्मीर को दोबारा पूरी रियासत का दर्जा दे दिया जाए और हाल ही में आई तबाहकुन सैलाबी सूरत हाल और हाईवे बंद होने की वजह से जो नुकसान हुआ है उसके लिए एक बड़ा माली पैकेज दिया जाए। उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि हमें अभी भी उम्मीद है कि वज़ीर आज़म अपना वादा पूरा करेंगे और रियासत का दर्जा बहाल होगा। आखिर में सुरेंद्र चौधरी की जानिब से बीजेपी और पीडीपी दोनों पर सीधा वार किया गया और कहा गया कि दोनों पार्टियां मिलकर सिर्फ अपना फायदा करती रही हैं और जबकि अवाम को सिर्फ दुख हुआ और परेशानी मिली।
जम्मू कश्मीर असेंबली का इजलास 13 अक्टूबर को रखने की काबीना की जानिब से एलजी इंतजामिया को की गई दरख्वास्त। इजलास में रिजर्वेशन और स्टेटहुड पर गर्मा गर्म बहस की हो रही तवक्का। श्रीनगर में बुध के दिन हुई कैबिनेट मीटिंग में फैसला किया गया है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली का अगला इजलास 13 अक्टूबर को बुलाया जाएगा। ये मीटिंग सुबह वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में हुई थी, जिसमें तमाम वुज़रा की जानिब से भी शिरकत की गई। ज़राए के मुताबिक ये सेशन मुख्तसर होगा और मुमकिन है कि सिर्फ 7 दिन यानी 13 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक ही चले। ये भी बताया गया है कि ये इजलास इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत 2 असेंबली सेशन के दरमियान 6 महीने से ज्यादा का वक्फा नहीं होना चाहिए। एक्ट के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर वक्तन फवक्तन असेंबली का इजलास बुलाएंगे, लेकिन 2 सेशंस के दरमियान 6 महीने से ज्यादा का वक्फा नहीं होना चाहिए। पिछले सेशन की आखिरी सिटिंग 29 अप्रैल को हुई थी, इसलिए नया सेशन 28 अक्टूबर से पहले बुलाना बेहद जरूरी है। इस बार के इजलास में 2 अहम मसाइल छाए रहने की उम्मीद है। रियासत का दर्जा यानी स्टेटहुड और रिजर्वेशन का मसला। पिछले असेंबली सेशन में स्टेटहुड पर 3 रेजोल्यूशन लाए गए थे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से वक्फ तरमीमी बिल 2025 पर एडजर्नमेंट मोशन रिजेक्ट होने के बाद हल्ला गुल्ला हुआ और ये रेजोल्यूशन लैप्स कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ रिजर्वेशन का मसला भी बार बार उठाया गया है। हंदवारा के एमएलए और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सजाद लोन की जानिब से भी इस मामले पर हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया। हिंदुस्तान के नौजवानों का सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी का है और ये बेरोजगारी की सबसे बड़ी वजह वोट चोरी है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से वोट चोरी पर अपने इल्जामात सख्त करते हुए कहा गया। लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और कांग्रेस की सीनियर रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से मंगल को एक जबरदस्त इल्जाम लगाया गया कि मुल्क में बेरोजगारी की सबसे बड़ी वजह वोट चोरी है, जो कि उनके मुताबिक बीजेपी करती है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अवाम के मसाइल को हल करने के बजाय सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए इदारों को काबू में ले लिया है। राहुल गांधी की जानिब से एक्स पर पोस्ट में लिखा गया कि हिंदुस्तान के नौजवानों का सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी है और ये सीधा वोट चोरी से जुड़ा हुआ है। जब कोई सरकार अवाम का भरोसा जीत कर आती है तो उसका पहला फर्ज होता है कि नौजवानों को रोजगार के मौके दें, मगर बीजेपी ने ईमानदारी से इलेक्शन तो जीता नहीं, उन्होंने वोट चुराए हैं और इदारे काबू कर लिए हैं। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ने जैसे जैसे इदारों पर कब्जा किया वैसे वैसे मुल्क में नौकरियां घटती गई, रिक्रूटमेंट का सिस्टम खत्म हो गया और नौजवानों का मुस्तकबिल अंधेरों में ढल गया। राहुल गांधी ने कहा कि नौजवान मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं, स्ट्रगल करते हैं, मगर मोदी सिर्फ अपनी पीआर में बिजी है, सेलिब्रिटीज से तारीफें करवा रहे हैं और सिर्फ अमीरों का फायदा सोच रहे हैं। नौजवानों की उम्मीद तोड़ना और उन्हें मायूस करना इस सरकार का नया तरीका बन गया है। मगर राहुल गांधी का ये कहना था कि अब हालात बदल रहे हैं, अब नौजवान समझ गया है कि असली जंग सिर्फ नौकरी की नहीं, वोट चोरी के खिलाफ भी है। जब तक इलेक्शन चुराए जाते रहेंगे तब तक बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बढ़ता रहेगा। नौजवान अब ना वोट चोरी बर्दाश्त करेगा, ना ही नौकरियों की लूट। राहुल गांधी की जानिब से वादा किया गया कि वो जल्द ही एक हाइड्रोजन बॉम्ब सबूतों के साथ सामने लाएंगे, जो ये साबित करेगा कि वज़ीर आज़म मोदी ने वोट चोरी करके इलेक्शन जीता है। ये ओपन एंड शट केस रहेगा, हम सबूत के साथ आएंगे और पूरी सच्चाई देश के सामने रख देंगे, उनकी जानिब से लिखा गया। वाज़ेह रहे तो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनकी जानिब से दावा किया गया था कि कुछ इलाके जैसे महादेवपुरा और आलंद में वोट लिस्ट में फर्जी छेड़छाड़ हुई है, जहां वोटर्स के गलत तरीके से लिस्ट में हटा दिया गया या फिर शामिल कर दिया गया। उनका आखिरी पैगाम यह था कि हिंदुस्तान को बेरोजगारी और वोट चोरी से आजाद करना सबसे बड़ी देशभक्ति है। कांग्रेस रहनुमा मनीष तिवारी के एंटाइटलमेंट वाले बयान पर छिड़ी सियासत। बीजेपी ने कांग्रेस में अंदरूनी खटास की कही बात, साथ ही कहा कि राहुल गांधी जेनजीज को कबूल नहीं। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा मनीष तिवारी की जानिब से एक ताजा बयान ने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है। तिवारी ने साउथ और ईस्ट एशिया के कुछ मुल्कों में हालिया की सियासी तब्दीलियों का जिक्र करते हुए कहा कि एंटाइटलमेंट अब जेन जी या जेन एक्स या फिर जेन वाई के लिए कबूल नहीं है। उन्होंने श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और फिलीपाइंस जैसे मुल्कों में हुक्मरानी के गिरने या फिर प्रोटेस्ट का हवाला दिया और इसे एक बदलती सोच का नतीजा भी करार दिया। मगर बीजेपी की जानिब से फौरन ही तिवारी के इस बयान को राहुल गांधी पर एक इनडायरेक्ट अटैक के तौर पर पेश कर दिया गया। बीजेपी के आईटी सेल के चीफ अमित मालविया की जानिब से कहा गया कि सिर्फ जेनजी ही नहीं, कांग्रेस के अपने सीनियर रहनुमा भी राहुल गांधी की सियासत से तंग आ चुके हैं। अब बगावत घर के अंदर से ही हो रही है। तिवारी की जानिब से मालविया के इस इल्जाम को हालांकि मुस्तरद करते हुए कहा गया कि काश कुछ लोग जिंदगी में बड़े हो जाएं। उनका कहना था कि उनका पॉइंट कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान लड़ाई का नहीं, बल्कि एशिया में बदलती सियासी सोच और यूथ के जज्बात को सामने रखने का था। ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब राहुल गांधी की जानिब से कुछ दिन पहले ही एक सोशल मीडिया पोस्ट में हिंदुस्तान के जेनजी और स्टूडेंट की तारीफ की गई, जिन्होंने उनके मुताबिक वोट चोरी के खिलाफ आवाज उठाई है। बीजेपी की जानिब से इस पर भी नाराजगी का इजहार किया गया और राहुल गांधी को नौजवानों को भड़काने का जिम्मेदार ठहराया गया।
और जानलेवा सफर या फिर सिर्फ एक तजुर्बा। अफगानी लड़का एयरप्लेन के लैंडिंग गियर में बैठकर पहुंचा काबुल से दिल्ली। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक हैरानकुन वाकया उस वक्त सामने आया जब एक 13 साल का अफगानी लड़का, जो कि अफगानिस्तान के शहर कुंदुज का रहने वाला है, वो एक तैयारे के लैंडिंग गियर के हिस्से में छुपकर दिल्ली पहुंच गया। ये वाकया इतवार के दिन ही सुबह लगभग 11 बजे सामने आया जब KAM एयरलाइंस की फ्लाइट RQ4401 काबुल से दिल्ली पहुंची। एयरपोर्ट सिक्योरिटी को उस वक्त होश उड़ गए जब फ्लाइट के रनवे पर रुकने के बाद एक लड़का हवाई जहाज के आसपास घूमता हुआ मिला। जब उसे रोका गया और पूछा गया तो उसने बताया कि वो काबुल एयरपोर्ट में छुपकर एयरक्राफ्ट के पिछले लैंडिंग गियर वाले हिस्से में घुस गया था। उसने ये भी कहा कि उसने ये काम सिर्फ और सिर्फ शौक और तजुर्बे के लिए किया। एयरलाइन के लोगों ने फौरन उस लड़के को सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज यानी CISF के हवाले कर दिया, जो उसे टर्मिनल 3 में ले गए और उससे तफसीलात पूछी। पूछगिछ के बाद से ही उसे फ्लाइट से वापस अफगानिस्तान भेज दिया गया, जो कि दोपहर 12:30 बजे वापस रवाना हुई थी। सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान ही लैंडिंग गियर के अंदर से एक छोटी सी लाल रंग की स्पीकर भी मिली, जो शायद लड़के के साथ ही थी। एयरक्राफ्ट का पूरा एंटी सैबोटेज चेक कर दिया गया, जिसमें कोई और खतरा या फिर मसला नहीं मिला और तैयारे को महफूज करार दे दिया गया। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7।